हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज के थर्ड पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर का कोड है 2303। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन पे बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका बोल रहा है कि यह अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के लिए दायर किया जाता है। नेक्स्ट, इसका भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, यह 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्वीकृत किए जाने पर स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है, उपचारात्मक याचिका, इसके बारे में कुछ आपको मैं बताना चाहूंगी। इसका सबसे पहले ये जो है पिटीशन का इवॉल्व हुआ है, ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केसेस 2002। तो ये जो 2002 का केस था, इसके द्वारा ही पहली बार ये जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है ये अवधारणा में आई थी। तो ये जो है इसका अगर देखा जाए हम कहाँ से इसको पावर मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल 137 देखते हैं तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत इसको पावर मिलती है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना जो रूल और लॉ को जो बनाया है, यदि उसमें अगर वो चेंज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने द्वारा दिया गया कोई रूल, कोई जजमेंट, ठीक है, तो उसको वो खुद रिव्यू कर सकते हैं समय समय पे, जब भी वो चाहें। कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है आज से 5 साल पहले या कभी भी दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने उस जजमेंट को दोबारा निकाल के उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और नया जजमेंट दे सकते हैं। तो ये बात रही कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 137 ये पावर देता है, जो 145 आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कहीं पर भी मेंशन किया गया है क्यूरेटिव पिटीशन जैसी चीज, लेकिन एक तरह से ये पावर दी जाती है इसको 137 आर्टिकल के अंतर्गत। तो ये बात हुई उपचारात्मक याचिका की। और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये जब भी आती है, जब ये सर्कुलेट होती है, तो सबसे पहले जो 3 सीनियर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास जाती है। और फिर जिन्होंने वो जजमेंट, मान लीजिए किसी भी केस से रिलेटेड जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो जिस बेंच ने पास किया था, उन जजेस के पास जाएगी और मेजॉरिटी, उनकी जो मेजॉरिटी होगी यदि एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वो मेजॉरिटी के द्वारा फिर क्यूरेटिव पिटीशन को सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद यदि सेकेंड स्टेटमेंट देखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस आर्टिकल के थ्रू पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को ये करने की, ना कि इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद यह 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश की पीठ द्वारा स्वीकृत किए जाने पर स्वीकार किया जाता है। 5 वरिष्ठतम नहीं, 3 वरिष्ठतम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केवल 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा जो ये काम है जो कि वॉयलेट कर रहा है, उल्लंघन करता है आर्टिकल 23 का। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आर्टिकल 23 है क्या। देखिए, आप जानते हैं आर्टिकल 23 है, 24 है, ये है एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध आर्टिकल, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं 23 और 24 के अंतर्गत। 23 जो आर्टिकल है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी वुमेन है, चिल्ड्रन है, ठीक है, उनका जो ट्रैफिकिंग की जाती है, या कोई भी जो मैन है, वुमेन है, बच्चे हैं, इनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। इनके साथ ये प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी और ये जो स्लेव की प्रथा है ये नहीं की जाती है। तो ये चीजें मेंशन है आर्टिकल 23 में, जो कि ट्रैफिकिंग की बात करता है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन
समझ रहे हैं? जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं और जो फॉरेनर हो गए जो कि नॉन सिटीजन है, उन दोनों को ये प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल। देखिए कुछ आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और उनके सिवा जो आर्टिकल हैं वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिलते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम देखिए एकदम रट्टा मार लेना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30, ये सिर्फ 5 आर्टिकल रट लीजिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, बाहर वाले किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15, 16, फिर उसके बाद 19 आया, फिर उसके बाद 29 आया, फिर 30। चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको आपको हमेशा याद रखना है। तो अब ये पता चल गया ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिलते हैं और ये ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे रिलेटेड है, क्योंकि 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो अब पहला स्टेटमेंट बोला है, राज्य सरकार की किसी शिक्षक के संबंधित सरकार द्वारा सामाजिक लेकिन गैर शिक्षण गतिविधियों में संलग्न होने के आदेश दिया जाना। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है। फिर उसके बाद नेपाल से किसी प्रवासी द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम पर किसी निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो मजदूर आया है बाहर से आया है, कहाँ से आया है, नेपाल से आया है, इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है न्यूनतम मजदूरी जो कि मिनिमम लेबर जो प्रोवाइड किया जाना उससे भी कम दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, उसका शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि शोषण की बात हो रही है। फिर उसके बाद नौकरी के इच्छुक किसी पात्र महिला को सरकारी कार्यालय द्वारा रोजगार से इनकार किया जाना। नहीं, तो यहाँ पे तो थोड़ा आपको खुद समझ में आ रहा होगा। फिर सरकारी कर्मचारी की महंगाई भत्ता ना बढ़ाने का निर्णय। तो इसका सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर बी लगता है, जो कि एकदम फिट बैठता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, कोई बाहर से नेपाल से एक हमारे वहाँ आया है, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। और आप जानते हैं जो आर्टिकल 23 है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। और कौन कौन से आर्टिकल जो है हमारे सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं, तो वो हो गया 15, 16, 19, 29, 30। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात करता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को आंशिक रूप से सम्मेलन का अधिकार, ठीक है, प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है राइट टू असेंबल, सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, असेंबल का मतलब हो गया, सम्मेलन हो गया कि एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं कहीं पे, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो हो गया राइट टू असेंबल। तो इस पे ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 का जो पार्ट 2 है वो आता है राइट टू असेंबल। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल 19 है इसमें करीब हमारे पास 6 आर्टिकल हैं। तो ये जो 6 आर्टिकल हैं ये 1, 2, 3, 4 करके, तो चलिए इनको पहले आर्टिकल्स को देखते हैं, जिसमें आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए क्या है ये जो आर्टिकल है, इसका अगर रटने का तरीका देखा जाए तो कोई भी जो राइट है, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यदि आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो सबसे पहला है वो तो सबको प्रदान है। ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया सबसे पहला। देखिए जब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप किसी ना किसी से तो बोलना चाहते होंगे, तो आप किसी से बोलेंगे, तो मान लीजिए आपका दोस्त है, ठीक है, आपके जान पहचान वाले हैं, तो फिर आपको असेंबली का भी अधिकार होना चाहिए, सम्मेलन का भी अधिकार होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर पीसफुली असेंबल होके बातचीत कर सकें। ठीक है, ये बात है। फिर अगर आप बातचीत करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो हो सकता है आप लोग कोई यूनियन बना लें, ठीक है, एसोसिएशन बना लें। देखिए ये तरीका है आप किस तरह से रिलेट करें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इन सबको एक दूसरे से रिलेट करके रट सकते, क्योंकि
ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हो गया फंडामेंटल राइट है, आप देखते हैं हर बार एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस, कोई भी आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। तो इन सबको बहुत अच्छे से याद करना है। आर्टिकल 19 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19-20 तो समझ लीजिए यूपीएससी का फेवरेट आर्टिकल है। ठीक है, आप पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन उठा ले, आपको हमेशा इन 2 आर्टिकल से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए ये बात हुई। पहले मैंने बताया कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला आपका आर्टिकल हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। आप बातचीत किससे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको असेंबली का मिलना चाहिए, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो आप असेंबली बनाएंगे, अपने दोस्तों को मिलजुल के ही बात करेंगे तो आपकी असेंबली बनेगी। एक से फिर ज़्यादा दोस्त आ गए, फिर अब ज़्यादा हैं तो फिर और ज़्यादा आ सकते हैं, तो उनसे यूनियन बन जाएगा। ठीक है, आपने यूनियन बना लिया, एसोसिएशन बना लिया। ठीक है, और फिर जब आप जानते हैं बहुत सारे दोस्त जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, गोवा ट्रिप होती है। अब जब गोवा ट्रिप होगी तो आपको कहीं पे, मान लीजिए आप रहते हैं, वहाँ से आपको कहीं और जाना है, मान लीजिए आप गोरखपुर में रहते हैं, आपको वहाँ से गोवा जाना है, तो आपको जाने के लिए फ्री मूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप पूरे इंडिया में हर जगह पे फ्रीली मूव कर सके। तो ये हो गया आर्टिकल 4, फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब कहीं पे आप जाएंगे, मान लीजिए गोवा गए, आप वहाँ पे रहना भी आपको पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पसंद आ गई आपको जगह, तो वहाँ पे रहने का, वहाँ पे सेटल होने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आ गया सेटल और डिसाइड। और वहाँ पे रहने लगे तो आप जान रहे हैं कि इतना तो पैसा आपके पास है नहीं, अभी आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें। तब वहाँ पे प्रैक्टिस, आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है, ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, तो उसको कर सके। तो ये बात हुई हमारे आर्टिकल 19 की। आप इसका जो है रट्टा मार सकते हैं इस तरह से, मतलब आप एक तरह से कनेक्शन बना के इसको याद कर सकते हैं। तो इसका जो सम्मेलन का अधिकार है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है इस पे। तो कौन सा जो ये स्टेटमेंट है इनमें से, तो पहला स्टेटमेंट लोक व्यवस्था और नैतिकता का और शालीनता, फिर नेक्स्ट लोक स्वास्थ्य और राज्य की सुरक्षा, फिर नेक्स्ट लोक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य, फिर भारत की संप्रभुता और अखंडता। देखिए ये जो असेंबली पीसफुली है, ये सबको आर्टिकल जो है प्रोवाइड है ये राइट। लेकिन यदि ये जो राइट है, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता पे कुछ भी आंच आ रही है इसकी वजह से, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन लगती है। ठीक है, तो ये बात हुई आर्टिकल 19(2) की। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी। देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी हिंदी के द्वारा, जो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की चलाई जा रही है, इसका बैच जो है 16 अक्टूबर से स्टार्ट है। आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, और इसका फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल फीस है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उद्देश्य है। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो है इनमें से 3 स्टेटमेंट है, इनमें से 3 स्टेटमेंट जो है बताना है कि कौन सा उद्देश्य है कौन सा नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है जन सामान्य के सार्वभौमिक स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना, फिर समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना को सुनिश्चित करना। ठीक है, देखिए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये इसका मतलब आप जानते होंगे कि जो इंडिया में जितने भी हम सारे जो 18 साल से ऊपर लोग हैं उनको वोट देने का जो अधिकार है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये जो राइट है ये सबको प्रोवाइड किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि
हम जो जितने भी लोग हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज का भाव मिल सके। आप नहीं फर्क पड़ता है किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्लास या फिर आप कितना एजुकेटेड है कितना नहीं है, सबका जो वोट देने का अधिकार है, सबको एक ही क्वांटिटी दी गई है जो कि एक है। आप हर एक बंदे का वोट बिल्कुल जो है सेम इक्वालिटी जो है इसको दिखाता है। तो ये बात हुई सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और प्रेस्टीज की, जो कि कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता है, उनकी बात है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इक्वालिटी को प्रमोट करता है, कि जो कि समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार जो है इसको अपहोल्ड करता है। तो ये बात हुई। फिर जो लास्ट में बोल रहा है कि ये उत्तरदायी सरकार यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करता है कि नहीं। देखिए, इसका गवर्नमेंट से नहीं लेना देना है, इसका जो है हमारे इंडियन सिटीजन है उनसे लेना देना है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट है सही हो जाएगा, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नरेंद्र मंडल और भारतीय रियासत के अन्य प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के लिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त वार्ता समिति के सदस्य थे? देखिए, नेगोशिएटिंग कमेटी जो थी ये एक बनाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी हमारी, आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट थी 389, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद इसमें से जो सीट थी 292 वो जो ब्रिटिश प्रोविंस थी उस वक्त इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आती थी, उनको दी गई थी। और बाकी जो 93 थी ये दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। और 4 बची जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, जो कि दिल्ली थी, कुर्ग थी, ठीक है, और बलूचिस्तान था, और अजमेर और मेरठ वाला जो रीजन है उनके लिए 4 जो है कमिश्नरेट प्रोविंस थी। और बाकी जो थी ये प्रिंसली स्टेट और जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो स्टेट आती थी उनके लिए थी। तो ये जो संविधान सभा में जो मेंबरशिप थी, तो किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर हैं, ये जो 93 मेंबर हैं, इनको किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा उनको इंक्लूड करने का। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो डिसाइड करती कि ये जो इनका जो इंक्लूजन है ये कैसे होगा और किस तरह से इनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये प्रिंसली स्टेट के जो 93 मेंबर थे उनके लिए ये बनाई गई थी नेगोशिएटिंग कमेटी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये बात हुई, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जब इंडिया छोड़ के जाना है तो प्रिंसली स्टेट के पास काफी अधिकार थे, वहां के जो राजा थे उनके पास बहुत सारे अधिकार थे, तो उनको डर था कि उनके जाने के बाद वो अधिकार भी उनके चले जाएंगे। तो एक ये जो नेगोशिएटिंग कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो उनके अधिकार हैं, ताकि उनके बीच में कोई दिक्कत ना है, इंडिया जो है टूटे ना। तो ये मेन पर्पस था नेगोशिएटिंग कमेटी का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो मेंबर थे, तो इसके मेंबर काफी फेमस लोग थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, फिर सरदार वल्लभ भाई, फिर पट्टा भाई सीतारामैया, फिर शंकर राव देव, और फिर एक ऑनरेबल सर गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। ये लोग कुछ इसके मेंबर थे, आप देख सकते हैं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी थे, सीतारामैया जी भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है इनमें से इसे भारतीय संविधान का अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने में निमित्त है, या भारत के कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहता है। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है। ये सामाजिक और आर्थिक, सोशो इकोनॉमिक, आपको पता है जहां पर भी सोशो इकोनॉमिक आता है, सोशो इकोनॉमिक आइडियल हो गए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक आइडियल हो गए, तो ये किसकी बात होती है? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लगा सकते कहीं पे भी। देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना, जो सोशो इकोनॉमिक आइडियल है, किस तरह से हमारा जो इंडिया का जो लॉ मेकर है, हमारा जो विधायिका है, वो किस तरह से लॉ बनाएगी, ठीक है,
क्या तरीका होगा कि लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों का जो कल्याणकारी राज्य है वो सुनिश्चित हो पाए, तो ये किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि संसदीय प्रणाली से रिलेटेड है। देखिए, संसदीय प्रणाली यानी कि जो हमारा, और फिर हो गया अध्यक्षात्मक प्रणाली। देखिए, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक प्रधानमंत्री होते हैं और उनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं। तो उनका जो पूरा एक काउंसिल होता है तो वो मेनली रूल करते हैं। और वहीं दूसरी जगह पे एक प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एक उनको भी इलेक्ट किया जाता है, बट वो जो है उनके पास इतनी पावर नहीं होती अगर यदि उनको प्रधानमंत्री से कंपेयर किया जाए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ना, जहाँ पे पार्लियामेंट्री रूल होता है, जो पार्लियामेंट है एक तरह से, पार्लियामेंट किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो बहुत सारे दुनिया में जो सिस्टम है, जो कंट्रीज है, कुछ ने पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया है, कुछ ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया है। तो देखिए, ये चीज़ तो आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। आपको एकदम जो फीचर हैं, विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, वो रट लेनी है, ठीक है। तो चलिए उससे पहले मैं कुछ फीचर इसके बता देती हूँ। जैसे कि यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा जाए तो इसका पहला है डुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक दूसरे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये कार्यपालिका की बात हो रही है, ठीक है। और फिर दूसरा हो गया मेजॉरिटी पार्टी रूल। आप देख सकते हैं, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ आप इंडिया के पार्लियामेंट से आप रिलेट कर लेंगे तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी रूल हो गया। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर जो है वो अलग अलग इलेक्ट होते हैं। जैसे कि आप यूएसए का देख सकते हैं, यूएसए का जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। यूएसए के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, और इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर दिया जाएगा तो पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल है उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है कि सबको जो है, जितने भी लोग हैं सबकी समान पावर होती है पॉलिटिक्स में, जो लेजिस्लेचर की बात हो रही है, कार्यपालिका और विधायिका की। फिर उसके बाद डबल मेंबरशिप होती है, इसकी सिंगल मेंबरशिप होती है, ठीक है। फिर डबल मेंबरशिप यानी कि आप जानते हैं जो आप लेजिस्लेचर का पार्ट है, जो भी आप देख सकते हैं, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, वो एक तरह से कार्यपालिका का भी पार्ट है और उसके बाद विधायिका का भी पार्ट है। वो कानून भी बनाते हैं, ठीक है, और वो जो है रूल भी करते हैं। तो ये बात हुई डबल मेंबरशिप की, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबका काम बटा हुआ है। और फिर लीडरशिप जो है प्राइम मिनिस्टर करता है मेनली, और इसमें जो है प्रेसिडेंट करता है, आप देख सकते हैं, जो बाइडेन। फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो जाता है 5 साल में। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे पावर का फ्यूजन होता है कि आप देख रहे हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो एक तरह से एक ही लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है, सबका अलग अलग काम है, कोई काम एक दूसरे में मिल नहीं सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत भारतीय संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यकारिणी है, ठीक है। इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम बता रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है इसका, देखिए इसमें ये याद रखना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आपको नहीं जहाँ पे दिख जाना, आपको मार्क कर लेना है, वहाँ पे सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये इसका सही है, क्योंकि ऐसा होता है। अभी यहाँ पे बात हुई है डुअल मेंबरशिप वाली, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अध्यक्षात्मक प्रणाली ये के विपरीत संसदीय प्रणाली
अधिकार स्थित सरकार के गठन की अनुमति प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली कठोरता और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करती है। ये भी गलत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पे हमने अभी बात की थी जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें फ्यूजन ऑफ पावर होता है और सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही नहीं है। सिर्फ सही क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड है। ठीक है, आप जानते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए बनाई गई थी। तो कुछ इसमें जो रिकमेंडेशन थी उसकी जो कि नहीं मानी गई थी, तो हमें वही देखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये इसको जो आप जानते हैं कब 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंक्लूड की गई थी। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ था उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड नहीं थी। हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हुआ करते थे। लेकिन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और उनको ये दिया गया कि आप रिकमेंड करिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए जाना उसी तरह से उनकी कुछ ना कुछ ड्यूटी है जिनका उनको पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये भी दिया गया था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है कर्तव्यों के गैर अनुपालन का पर अर्थ दंड या दंड। ठीक है, तो ये जो है रिकमेंडेशन दी गई थी कि ये जो यदि फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारी यदि कोई नहीं उसको करता है नहीं पालन करता है तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट जिसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया था इसको जो है मना कर दिया गया था कि नहीं पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन एक लिस्ट रहेगी जो कि पालन करनी लोगों को ध्यान रखना है। और फिर दूसरा है ड्यूटी टू पे टैक्सेस कि फंडामेंटल ड्यूटी में ड्यूटी टू पे टैक्सेस भी होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी राइट है। ये भी इंक्लूड था लेकिन इसको जो है इंक्लूड नहीं किया। ये भी दिया गया था रिकमेंडेशन लेकिन इसको जो है डाला नहीं गया था फंडामेंटल राइट ड्यूटी में। तो फिर उसका थर्ड बोला है राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में पात्र नागरिकों द्वारा अनिवार्य मतदान। तो कंपल्सरी वोटिंग बाय एलिजिबल सिटीजन इन द स्टेट एंड नेशनल लेवल इलेक्शन। तो ये जो है ये रॉन्ग है। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, लेकिन पहले दोनों जो है वो दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जहां ब्रिटिश संसद बिना किसी सीमा के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है वही भारतीय संसद की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इंडिया जो है भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम जो इंडिया में है वैसा ही कोई ये जो सिस्टम है ये ब्रिटेन में ऐसा है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में प्रियम्बल जो इंडिया का है वी द पीपल ऑफ इंडिया उसकी बात कर रहा है। तो पहला ये बोल रहा है कि यह न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं है। आप इसे कोर्ट में जाके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब हमारा ये जो प्रियम्बल में लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, फिर उसके बाद हमें सोशो इकोनॉमिक जो राइट है ये मिलने चाहिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपका जो प्रियम्बल से रिलेटेड कोई चीज़ हनन होती है तो फिर उसका आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। फिर उसके बाद बोला यह विधायिका की शक्ति का स्रोत होने के साथ ही साथ विधायिका की शक्ति का प्रतिबंध भी है। देखिए ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ प्रियम्बल के बारे में। बेरोबरी केस आया था, बेरोबरी यूनियन केस 1960 में आया था।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, कहा था कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन तुरंत ही 13 साल बाद 1973 में आप जानते हैं फेमस केशवानंदा भारती केस आया था। तो उसमें बोला गया था कि जो पहला वाला जो बिरुबरी केस में जो इन्होंने बोला था कि जो प्रियम्बल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको हटा के बोला गया कि ये जो प्रियम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 ओनली हो जाएगा, तो इसका आंसर 10th का ए। और ये कोई भी आप जान रहे हैं, मैंने इसका बताया कि कहीं पे भी जब इन्फोर्सेबल नहीं है तो उसके पास किसी के पास कोई जो लेजिस्लेचर है उसका जो सोर्स ऑफ पावर बताया जा रहा है कि इसमें शक्ति का स्रोत है, तो ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर को जो पावर दी जाती है उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है, बट प्रियम्बल के थ्रू नहीं मिलती है, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है भारत का संविधान स्पष्ट, ये भारत के निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 22 में आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको याद रखना है। निवारक निरोध के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उनको देखना है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। देखिए ये जो इन्होंने दिया है, टाइमिंग दी है 6 माह की, ये गलत है। ये 3 महीने का टाइम है, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है वो 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जब तक कि यदि कोई, अगर मान लीजिए एडवाइजरी बोर्ड की कोई रिपोर्ट है आती है, उसमें बताया जाता है कि इसका जो इस बंदे का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, निवारक निरोध में इसको रखना जरूरी है, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि जिसमें, और ये जो रिपोर्ट रहेगी ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, ये प्रॉपर जो हाई कोर्ट के जज हैं उनसे वो लोग इसमें रहेंगे और वो लोग चेक करेंगे कि क्या कोई बंदे को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, ये जरूरी है क्या, अगर उसको हटा दिया जाएगा वहां से, मतलब उसको आज़ाद कर देंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है। तो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये कमिटी जो है, ये एडवाइजरी बोर्ड है, अपनी रिकमेंडेशन देगी, तो उसके बाद ही 3 महीने से ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। ये बात हो गई निवारक निरोध की, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पहला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, ये 6 महीना जो दिया था। फिर निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्ति अनन्य रूप से संसद में निहित होती है। लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, पार्लियामेंट में, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ना डिवाइड कर दिया है दोनों के बीच में जो भी पावर होंगी प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कुछ कुछ पावर पार्लियामेंट के पास है और कुछ कुछ स्टेट के पास है, तो उसका डिवीजन देखते हैं। तो पार्लियामेंट के पास किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। सिक्योरिटी की अगर बात आ जाती है, यदि हमारे फॉरेन रिलेशन की बात आ जाती है, तो वहां पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में है। और इनके अलावा यदि पब्लिक ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्टेट के पास रहता है, उसकी बात आती है, इसेंशियल कमोडिटी की बात आ गई, तो ये चीज़ें जो हैं स्टेट के पास रूल बनाने का अधिकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अधिकार जो हैं पार्लियामेंट को दे दिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2, ना तो 2 ना तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन, संविधान की 3री अनुसूची किसकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। देखिए 3री अनुसूची में क्या आता है, पहले तो ये हमको जानना इंपॉर्टेंट है। ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन का मतलब आप जानते हैं, ये जो जितने भी हमारे नेताजी लोग हैं, ये लोग जो अपनी सच्ची सच्ची कस्में खाते हैं, ठीक है, वो आती हैं इसके अंतर्गत, 3री सूची के अंतर्गत आती हैं। शपथ और प्रतिज्ञान, आपको पता है शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर क्या है। देखिए शपथ क्या होता है, जैसे मैं गीता पे हाथ रखती हूँ, ठीक
ठीक है, तो वो हो गई शपथ। आप इसका मतलब आप अगर गीता पे हाथ रख रहे हैं तो आपको गीता में विश्वास है। और वही अफर्मेशन की बात होगी, प्रतिज्ञान की बात होगी। कुछ लोग होते हैं नहीं, जो बहुत ही मान लीजिए नास्तिक हैं, वो नहीं मानते हैं गीता को या फिर होली बुक्स को, तो वो हो गया प्रतिज्ञान अफर्मेशन। तो ये 2 वर्ड हैं, इनको आप बस ध्यान रखिएगा कि लोग कंफ्यूजन होता है कि क्या अंतर होता है ओथ और अफर्मेशन में। तो चलिए, इसमें कुछ कुछ लोग होते हैं किनकी ओथ रहेगी, किनकी जो जो लोगों की ओथ इसके अंदर इंक्लूड होती है 3rd शेड्यूल में। तो वो कौन कौन है? यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो कि पार्लियामेंट में संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जो हैं उनकी ओथ, फिर संसद के जो सदस्य हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, फिर सेम जैसे देखिए जो यूनियन मिनिस्टर हो गए, और फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट हो गए इलेक्शन के लिए, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। तो उसी तरह से स्टेट के भी जितने स्टेट मिनिस्टर हो गए, फिर स्टेट के जो मेंबर हो गए जो इलेक्शन के लिए, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट हो गए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो गए। तो ये सब इंक्लूडेड है, जैसे यूनियन में वैसे ही स्टेट का। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे से हमको याद रखना है, कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये रहता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए और हाई कोर्ट के जज आ गए। तो ये लोग इसमें इंक्लूड हैं, ये मिनिस्टर्स के अलावा, और ये हमको याद रखना है। लेकिन संघ लोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका ओथ नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यदि देखा जाए? पहला बोल रहा है राष्ट्रपति की, देखिए राष्ट्रपति की नहीं है, कहीं पे भी राष्ट्रपति की बात नहीं हुई है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। जैसे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये हट गया, ये हट गया। फिर उसके बाद देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, तो जैसे ही 2 हटा तो ये भी हट गया, ये दोबारा हट गया। तो हमारे पास क्या बचा? डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन जो कि 1947 की बात कर रहा है। देखिए 1947 में जो संविधान बना था, संविधान सभा बनी थी, द्वारा अपनाए गए कोई उद्देश्य प्रस्ताव का नाम क्या था? आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 में। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमको देखने हैं कि इसमें से क्या क्या जो स्टेटमेंट है इंक्लूड किए गए थे, कौन से नहीं किए गए थे। हाँ, तो ये पहला बोल रहा है, इसने भारत के स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी गणराज्य देश की घोषणा की थी। देखिए आपको देख के लग रहा होगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान आएगा, फिर अभी थोड़ी देर में फिर आपको ध्यान आएगा, अरे नहीं, ये जो समाजवाद वर्ड था, ये सोशलिस्ट वर्ड था, ये तो था ही नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या था? इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। तो इसका जैसे ही आप देखेंगे पहला आप यदि पता होगा, बस यहीं पे देखना है छोटा सा, आप अगर इसको एलिमिनेट करेंगे तो पहला जैसे ही गलत हुआ सब गए, बचा बी, तो ये आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा आगे और हिंट मिल जाए, मान लीजिए आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो फिर इसके बाद और देखते हैं। ये चरण में बोल रहा है, इसने भारत के सभी लोगों की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट बोल रहा है, इसने अल्पसंख्यक, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनका पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान किया। देखिए बिल्कुल ये भी सही है। ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, देखिए इसको दिसंबर में 13 दिसंबर में 1946 में जब पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस वक्त इसको पेश किया गया था, ठीक है, मूव किया गया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, 22 जनवरी आ गई और 1947 आ गया, ठीक है। हम आज़ादी के बहुत करीब जा रहे थे उस वक्त, तब जाके इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। 1 महीने तक, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा दिन तक इस पर डिबेट चली, इस पर डिस्कशन चला, फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लिया गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये होगा। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन काम क्या था कि किस तरह से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सारा, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम मान लिया आपको देना है, तो आपने डिसाइड किया कि हमें एग्ज़ाम तक ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
यूट्यूब नहीं चलाना है, ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। यूपीएससी हिंदी के टेस्ट देने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इस तरह से आपका पूरा साल चलेगा प्रिपरेशन। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी वही था जो आप पूरे साल का प्लान बना रहे हो और उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बात हो गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 की बात कर रहा है। 3 में मूल अधिकारों में निम्नलिखित संशोधन पर विचार करिए। तो ये भाग 3 जो है हमारा, जो थर्ड पार्ट है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसका क्रम बताना है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें, ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ नहीं है। तो आपको अगर पता होगा कब क्या आता है तो आप ये क्वेश्चन लगा लोगे सिंपली। तो अगर देखा जाए, ये जो पहला बोल रहा है आर्टिकल, ये जो 31B है, तो ये देखिए, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार निरासित करना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये आप जान रहे हैं, ये पहले जो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था 1951, उसके अंतर्गत ये आया था, ठीक है, पहला अनुच्छेद। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, ये जो 16 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की शैक्षिक संस्थान का आरक्षण प्रदान करना। फिर तीसरा बोल रहा है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना, ठीक है। फिर उसके बाद मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती दिए जाने के बचाने के लिए उद्देश्य 31 को स्थापित किया गया। देखिए, ये सारे जो हैं आपको रट्टे मारने हैं, इसका ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसमें। आप जानते हैं 44th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, और ये 86 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इन सबको अगर देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका B4132। ये सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3, फिर 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए, जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म है, कौन सा, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, उसके कुछ फीचर हैं, ये हमको बताने हैं इसमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक संप्रभुता एकल व्यक्ति में निहित नहीं है। फिर दूसरा, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति। फिर नेक्स्ट, सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। देखिए, ये जो पहला रिपब्लिक जो है, गणराज्य का जो मतलब है, आप जानते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है, जो भी हमारी देखेंगे आप डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, वो 2 श्रेणी में उसको वर्गीकृत किया गया है। 2 श्रेणी कौन कौन सी है? एक हो गया राजतंत्र, एक हो गया गणतंत्र। राजतंत्र, ठीक है, एक हो गया ये मोनार्की, और दूसरा हो गया रिपब्लिक, गणतंत्र। तो ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं यदि देखा जाए तो रिपब्लिक में होता है कि एक हेड ऑफ स्टेट रहेगा, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ निश्चित समय के लिए उसको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो रूल करेगा उतने समय में, और उस समय बाद उसका जब समय कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो ये बात हुई रिपब्लिक की, ठीक है, जैसे कि आप रिपब्लिक जानते हैं यूएस से, ठीक है। और वही मोनार्की यानी कि राजतंत्र की बात किया जाए तो आपका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडिटरी उसके पास पावर होगी, उनका कोई इलेक्शन नहीं होगा। जैसे राजा रानी ब्रिटेन की बात हो गई, वो मोनार्की है। और रिपब्लिक कौन सा हो गया? यूएसए हो गया, हमारा इंडिया हो गया। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बोल रहा है, राजनीतिक संप्रभुता एकल व्यक्ति में निहित नहीं है। फिर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति। फिर नेक्स्ट, ये देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले रहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से किसका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहीं कहीं पे जो इंडिया की जो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी बात की गई है। तो यदि देखा जाए तो आप जानते हैं एक आर्टिकल 45 है डीपीएसपी का, वो बात करता है किसकी? शिक्षा की बात करती है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। जो
बच्चों का जो शुरुआती दौर में जो चाइल्डहुड केयर होती है और जो एजुकेशन होती है चिल्ड्रन की 6 साल तक, वो स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बात हुई डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 45 की। फॉर उसके साथ साथ आप जानते हैं आर्टिकल 21A है, जो कि 86 अमेंडमेंट था, उसके थ्रू ऐड किया गया था। तो इसमें भी बात होती है कंपलसरी एजुकेशन की 21A में, कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती हैं, उसका जो पार्ट 4A है वो भी बात करता है कि इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी अभी हमने बात की थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। तो इसमें भी जो 11th ड्यूटी है इसकी, जो कि 86 अमेंडमेंट में आई थी, वो भी बात करती है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं 6 से 14 साल के बीच की उम्र की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, डीपीएसपी की हमने तुरंत बात की। फिर मूल अधिकार तुरंत बात की। फिर प्रस्तावना की बात हमने की ही नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तो फिर तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा मूल कर्तव्य बात हो गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारतीय संविधान के जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है। क्यों? देखिए, जीवंत दस्तावेज, जो भी लोग लिविंग लोग हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जो नॉन लिविंग थिंग है, जो लोग जीवित हैं, जो जीवित नहीं है। आप जीवित हैं, आपके जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो जीवित नहीं है, तो आप में उसमें क्या डिफरेंस है? आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं समय के साथ साथ, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेबल चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी ही पड़ी है वहां पे। ठीक है, जब तक आप उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, वो आपकी मर्जी पे बेस्ड है, तो वो जीवांत नहीं है। जितने भी आपके आसपास की चीजें हैं, चीजें जो कि जिसमें जीवन नहीं है, वो तभी काम करेंगे जब आप उनसे काम करवाएंगे। तो ये बात होगी जीवांत और नॉन जीवांत की। तो फिर इसका जो आंसर आप अगर स्टेटमेंट देखें तो यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंब करता है, यह एक कठोर संविधान है और इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर थर्ड बोल रहा है, यह अपने कार्यान्वयन के में पर्याप्त सुन्मय है। देखिए, फिर नेक्स्ट बोल रहा है, यह सभी नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी प्रदान। तो आपको समझ में आ गया जीवांत का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को समय के साथ साथ चेंज करता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का C। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मतंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? धर्मतंत्र यानी कि थियोलॉजी, थियोक्रेसी, लॉजी हो गया यदि आप उसको पढ़ेंगे, तो ये थियोक्रेसी क्या हो गया, यानी कि धर्मतंत्र। आप जान रहे हैं धर्म की बात हो रही है, तो इसमें जो भी आपका जो सिस्टम, जो कि आपका कंट्री है, उसको धर्म नेता या तो चला रहे होंगे या तो फिर वो धर्म ग्रंथ के थ्रू चल रहा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ऐसे जो सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, धर्मतंत्र या फिर थियोक्रेसी। तो पहला इसका स्टेटमेंट, यह सरकार वह रूप है जहां धार्मिक नेता कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का संचालन करते हैं, शासन से। तो ये स्टेटमेंट लग रहा है सही है, जो अभी हमने बात की। फिर बोला, यह सरकार वह स्वरूप है जिसमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सभी निर्णय निर्माण में, भाई ऐसा अगर होने लग जाए ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत देश आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यह धनी लोगों द्वारा संचालित सरकार है, यह जन्म द्वारा उत्तराधिकार के सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा संचालित सरकार है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यदि आप इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे पहले फ्रांस में किसका राज था? चर्च का राज था। तो वो थियोक्रेसी थी। ये जो यूरोपियन स्टेट थी, यहाँ पे चर्च ज़्यादातर जो रूलिंग करती थी, तो वो थियोक्रेसी रही है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको ये बताना है, जो कि डीपीएसपी या जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे रिलेटेड है, उनमें गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं। देखिए, जो डीपीएसपी हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड है, आप जानते होंगे 3 पार्ट। पहला तो गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है कुछ, फिर सोशलिस्ट या फिर समाजवादी फिलॉसफी पे बेस्ड है, फिर हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी कि उदार बौद्धिकता, जो कि
लिबरल लोग हैं, उदार लोग और बौद्धिक यानी कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे रिलेटेड ये है। तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें जो ऊपर स्टेटमेंट दिए कौन से गांधीयन फिलॉसफी पे हैं। गांधी जी का आप जानते हैं, सिंपल से आदमी थे, बहुत ही महान इंसान थे। उनके लिए क्या चीज़ थी कि जो हमारा जो वीकर सेक्शन है उसको पावर दी जाए, मतलब उसको पावर इन द सेंस उसको एम्पावर किया जाए। ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव्स की बात थी, वो ये सब चीज़ें जो हैं, इनका पंचायत की बात थी, ये किसका आइडिया था? गांधी जी का। तो अगर ऐसा कुछ रिलेटेड आता है, आप गांधी जी के विचारों को आप जानते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या डीपीएसपी में इंक्लूड होगा। तो पहला स्टेटमेंट बोला कमजोर वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सही है। फिर काम में न्याय संगत एवं मानवोचित दशा का प्रावधान करना, ये गलत है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली में कृषि और पशुपालन की संस्था, तो ये आप जान रहे हैं, कोई जो वैज्ञानिक और कृषि वाली आधुनिक की बात हो रही है तो ये लिबरल लोग ही करेंगे। फिर नेक्स्ट है सहकारी समिति का सर्वाधान, कोऑपरेटिव, तो ये पहला और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है जब हम कहते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है तो हमारा क्या आशय है? कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है असीमित नहीं है, यानी कि जो उस पर कुछ ना कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, अब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, ठीक है, जो कि रीजनेबल है। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि आपको इतना आपकी आज़ादी तभी तक रहती है जब तक, वही एक स्टेटमेंट है नहीं कि दूसरे की नाक तक, कि ऐसा नहीं आपको बहुत मज़ा आता है कुछ करने में, आप ऐसे दूसरे को दिक्कत कर रहे हैं, आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट है। ये नहीं कि आपने जाके गाली दे दी किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपकी जो फंडामेंटल राइट है वो एक इतना नहीं है कि आप किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन कर दें, तो वहीं तक है आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो इसे कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, तो इसका मतलब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन अनुच्छेद 368 को प्रवृत्त नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला अगर देखा जाए संघ राज्य क्षेत्र का गठन। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर अमेंड करना है, उसको चेंज करना है, संशोधन करना है, तो 368 के अंतर्गत बहुत तरीके हैं, आप उसको संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो बोल रहा है ये संघ राज्य क्षेत्र का गठन, यूनियन टेरिटरी का गठन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है नागरिकता का अर्जन एवं त्याज्य, संसद एवं राज्य विधान सभाओं में चुनाव। ठीक है, तो देखिए नहीं की बात कर रही है, जितने भी हैं ये सिंपल मेजॉरिटी वाले संशोधन है, इनको 368 के अंतर्गत नहीं किया मतलब इन्वोक करने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भारतीय संविधान के असममित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय राज्य के असममित संघीय चरित्र को दर्शाते हैं? देखिए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या हो गया, ये बात हो गई, ये जो हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, जो संघ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से सेंटर उनको चला रहा है। तो ये चीज़ें देखिए, एक सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए एक जैसी हो, और एसिमेट्रिक यानी कि असममित हो गया कि रूल रेगुलेशन सबके लिए अलग अलग, कि मान लीजिए कुछ स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं तो उनके लिए हमें अलग प्रोविजन करना पड़ेगा, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो हमें उन पर ज़्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना अच्छे से कर रही हैं। लेकिन जो कुछ स्टेट है बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है, तो सरकार को अलग से प्रावधान उनके लिए करने पड़ते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे कुछ जैसे आपका अभी तो नहीं, लेकिन पहले जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था तो अलग अलग प्रोविजन करने पड़ते। ये एसिमेट्रिक या कि असममित संघीय को दर्शाता है। तो जो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है
संघ का आपातकालीन शक्तियां, राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति करना। देखिए ये तो सब में एक ही तरह से होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। राज्यपाल गवर्नर हर स्टेट में रहता है, तो ये नहीं है, ये सिमेट्रिक में आ जाएगा। फिर स्वास्थ्य जिलों का निर्माण। फिर देखिए ये 371 आप जानते हैं, जिसमें जो स्पेशल स्टेट का प्रोविजन रहता है इसके अंतर्गत आता है। तो इसका ये स्टेटमेंट, ये जो 3 और 4 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है संवैधानिक राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कर रहा है। देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब देखिए क्या हुआ, आप जानते हैं कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो किंग है, वहाँ का जो मोनार्क है, उसको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, वहाँ का संविधान है, उसके हिसाब से उसको, जो वहाँ का मोनार्क है, उसको पावर मिलती है कि वो पावर इनहेरिट करता है। तो किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा प्रोविजन दिया है। तो ये बात होगी संवैधानिक राजतंत्र की। तो ऐसे कौन कौन से हैं? देखिए आपको सुन के अचंभा होगा कि जापान में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पे देखिए वहाँ के राजा हैं, एम्परर जीमू नाम है उनका। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करीब उनके परिवार के 126 सदस्य हैं। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रही होगी। 126 सदस्य हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। ये वहाँ के राजा जीमू हैं, ये जापान की बात है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ का वहाँ के जो राजा हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर दी गई है। उनका जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जैसे जापान हो गया, कनाडा हो गया, तो ये सब संवैधानिक राजतंत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आर्टिकल संविधान 102 से रिलेटेड है। संविधान का जो संशोधन रहा है, जो कि 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर इसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया। देखो ये जो 102 अमेंडमेंट था, आप जानते हैं इसका मेन पर्पस था जो कि NCBC था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल सही है। आप जानते हैं इसने 102 अमेंडमेंट हुआ था, इसने आर्टिकल 338 को इंक्लूड किया गया था, फिर उसके बाद 342 को इंक्लूड किया गया था, फिर 366 को अमेंड किया गया था। तो ये बात रही आर्टिकल संविधान का संशोधन 102 की। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो गया? 1। इसका देखिए इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ऐसे ही नॉर्मल दे दिया गया है। मानवाधिकार से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भारत के महान्यायवादी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उनको कहाँ से पावर मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है, इनकी सारी चीज़ें। तो ये जो अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76 में, ये एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, जो पूरी कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। गवर्नमेंट के अपने एडवोकेट हैं वो। ठीक है, इनका जो क्वालिफिकेशन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनके बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होती है अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, और इसका जो टेन्योर है कि ये कितने साल तक रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है। ठीक है, और इनका इनको क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन, यानी कि जो इनकी तनख्वाह वगैरह है, क्या उनको पैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला भारत के महान्यायवादी का वेतन और वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। देखिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इनका जो वेतन है और व्यय है, ये लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के लिए जो बजट में एलोकेशन होता है, जिस वक्त जब बजट पास होता है तो उस वक्त लीगल अफेयर, जो लीगल
सिस्टम है उनके रिलेटेड अलग एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसको मनी असाइन कर दिया जाता है कि इतना आपके जितने भी आपको जो लीगल से रिलेटेड प्रैक्टिसेस है जहाँ जहाँ पे पैसे देने हैं, तो वो सब जो मनी बजट में एलोकेट रहता है उसी में से इनको दिया जाता है। हालांकि वो कंसोलिडेटेड फंड से ही निकलता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं निकलता है, वो डायरेक्टली बजट एलोकेशन के थ्रू होता है और ये वोटेबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप देखेंगे पहला जैसे ही रॉन्ग होगा तो हमारे पास बचेगा बी और सी। तो बी सी अगर बचा तो 2 तो इसमें कॉमन, तो इसका मतलब 2 और 4 तो कंफर्म है सही होंगे। अब हमें तीसरे में थोड़ा संदेह है, तो यदि तीसरा देखें तो ये बोल रहा है उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो इंडिया के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पे जाके वो सुनवाई कर सकता है, ये इनकी कहीं पे भी कर सकता है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।